रिया इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि सच पता चलने के बाद वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसका सर घूमने लगा, माथे और चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो एकदम से बेहोश हो गई। विकी ने उसे गिरने से बचा लिया और ऐन वक्त पर उसे सहारा देते हुए पकड़ लिया। लेकिन जब उसने रिया को होश में लाने की कोशिश की तो उसे लगभग आधे घंटे के बाद होश आया। रिया ने अपनी आंखें खोली और अब उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो दुख और तकलीफ उसकी आंखों में दिख रही थी वो अब नहीं थी। वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, जैसे कि एक लंबी नींद से जागी हो। उसे होश में आता देखकर विकी की सांस में सांस आई और उसने कहा, रिया आप ठीक तो है ना? क्या हो गया था आपको? रिया ने उसे घूरते हुए देखा और उसकी आंखों पर जैसे ही विकी की नजर पड़ी वो उसे देखकर डर गया। उसने डर से हकलाते हुए कहा, आप आ, रिया ने इस बार मुस्कुरा दिया और उसके कांपते हुए हाथों को पकड़ते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? रिया ने आज तक कभी विकी को तुम नहीं कहा था, लेकिन अभी उसने उसे तुम कहकर पुकारा था। विकी को अचानक ऐसा लगा कि जैसे वो उस रिया से बात ही नहीं कर रहा है जिसे वो जानता था, क्योंकि वो रिया इतनी कॉन्फिडेंट तो कभी थी ही नहीं जितना कॉन्फिडेंस अभी इस रिया में दिख रहा है। विकी ने एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा जो कि रिया के हाथ में था और बोला, आपने जो कुछ भी देखा और सुना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, रिया ने बीच में कहा, वो सब कुछ सच है ना? यही कहना चाहते हो ना? विकी उसे देख करके एक बार फिर चौंक गया। रिया बिस्तर से उठकर बैठ गई और साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और 2 घूंट पानी पीते हुए बोली, तो तुमने भी आखिर धोखा दे ही दिया ना? ये दुनिया ना साली बड़ी हरामी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ लोग यहाँ रह कैसे लेते हैं। यहाँ रिश्तों की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। यहाँ कोई भी ईमानदारी से रिश्ता निभाना चाहता ही नहीं है, लेकिन सब ये उम्मीद जरूर करते हैं कि उन्हें एक ईमानदार साथी मिले। विकी उसकी बातों से हैरान था, क्योंकि रिया उससे अभी जिस भाषा में बात कर रही थी वो उसकी थी ही नहीं। और उसने उसी हैरानी से कहा, रिया आप कैसी बातें कर रही हैं? पानी का ग्लास पटकते हुए वापस उसने उसी टेबल पर रखा और बोली, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? और उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने फैलाते हुए कहा, मेरे हाथों की मेहंदी देख रहे हो तुम? ये लाल चूड़ा, माथे का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। मैं ना इन सब चीजों को कभी नहीं मानती थी, लेकिन तुमसे शादी होने के बाद मैंने ये सब कुछ बड़े शौक से किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। विकी अचानक से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और अपने कदम पीछे करते हुए बोला, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। उसकी बात को फिर से बीच में काटते हुए वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुमने कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि तुम गे हो, है ना? तुम किसी कभी नाम के लड़के से प्यार करते हो, है ना? रिया ने फिर उसकी आंखों में देखा और अगला सवाल किया। उसके सवाल, कॉन्फिडेंस और इस एटीट्यूड को विकी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसने इस सवाल का जवाब दिया और अपना सर हाँ में हिला दिया। रिया ने आगे कहा, तुम मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि मॉम चाहती थी। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं ये बात बाहर ना आ जाए, और इस बात को छुपाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था आपसे शादी। वो चाहती थी कि मैं शादी कर लूंगा तो फिर कभी कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा। मैंने उनकी बात मानी और ये शादी कर ली। आपसे महीनों तक प्यार का नाटक किया ताकि आप इस शादी के लिए राजी हो जाएं। मैंने सोचा था एक बार ये शादी हो जाएगी तो मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ देंगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। जो चाहूंगा वो करूंगा, कबीर के साथ पूरी दुनिया घूमूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद आपकी और माँ की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बढ़ने लगी और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूं। मैं यहाँ भी आया था कि मैं कबीर से मिल सकूं। मैं उसे पिछले 8 साल से जानता हूँ, उसे प्यार करता हूँ। आपको लेकर मेरे दिल में कभी कोई फीलिंग नहीं आई और ना ही कभी आ सकती है। मैं आपको वो सब कुछ कभी नहीं दे सकता जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन माँ नहीं चाहती थी और उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। खुद को धोखा देने की पूरी कहानी सुनने के बाद रिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपने बिस्तर से उठी और विकी की तरफ गुस्से से गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से पागल होते हुए रिया चिल्लाने लगी और बोली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना सब कुछ करने की? तुम्हें लगा कि मैं कोई खिलौना हूं जिसे तुम अपने घर में लाकर सजा दोगे? विकी उसके ऐसे व्यवहार से डर गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि माँ ऐसा चाहती थी। मैंने उन्हें पहले भी मना किया था और अभी भी कर रहा था, पर वो नहीं मानी। कैसे इंसान हो तुम? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। रिया ने उसी गुस्से से कहा। विकी चाहता था कि वो शांत हो जाए और वो लोग दोनों शांति से इस मुद्दे पर बात करें, लेकिन अब वो वक्त शायद जा चुका था जब उन दोनों के बीच बात हो सकती थी। रिया ने उसका कॉलर पकड़कर जोर से धक्का दे दिया और विकी अचानक से फर्श पर गिर गया। गुस्से में रिया को समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन जब खून की धार उसके पैरों तक आ गई तब वो डर गई। वो भागते हुए विकी के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। उसका हाथ और उसके कपड़े पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन मरा हुआ इंसान क्या कभी उठ पाता है? विकी मर चुका था। रिया उसे लगातार उठाने की कोशिश करने लगी, उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन वो नहीं उठा। वो हमेशा के लिए सो चुका था और जो नई नवीली दुल्हन उसे उठा रही थी, ये खून उसी के हाथों हो गया। रिया विकी का सर अपनी गोद में रखकर बहुत देर तक रोती रही, बार बार उसकी पल्स चेक करती रही। उसे ऐसा लग रहा था कि विकी उठ जाएगा, लेकिन वो नहीं उठा। विकी के सर से निकलता हुआ खून कमरे के बाहर तक जा पहुंचा और तभी अचानक से उस होटल के कुछ लोग दरवाजा नॉक करने लगे। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर रिया को अचानक होश आया और वो डर गई। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, दरवाजा होटल की मैनेजमेंट ने खोल दिया, क्योंकि दरवाजे से निकलता खून उन्हें भी उतना ही डरा रहा था। वो जैसे ही होटल के कमरे में आए, अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। होटल के मैनेजर ने तुरंत विकी को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। रिया भी उन लोगों के साथ गई। मैडम, यामिनी मैम अब थोड़ी ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि क्या हमें उन दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है जो दवाइयां वो ले रही हैं? रिया हॉस्पिटल की चेयर पर बैठी हुई थी और नर्स की आवाज सुनकर चौंक गई। रिया वो सारी पुरानी बातें याद कर रही थी जो उसके साथ हुआ था, लेकिन जब उसे होश आया तो अभी वो हॉस्पिटल में थी। वो पिछले 2 घंटे से उसी हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। यामिनी के बेहोश होने के बाद वो उसे वहीं लेकर आई थी और अंदर यामिनी का ट्रीटमेंट चल रहा था। नर्स के सवाल का जवाब देते हुए रिया ने कहा, मैं वो प्रिस्क्रिप्शन अभी लेकर नहीं आई हूँ। अगर पेशेंट ठीक है तो मैं उन्हें अभी अपने साथ घर ले जाऊंगी। रिया यामिनी को घर ले आई। अग्रवाल हाउस में यामिनी का कमरा। यामिनी को आज सुबह से शाम तक की घटना बहुत अच्छी तरह से याद थी, क्योंकि आज की भूलने की दवाई रिया उसे नहीं दे पाई थी। रिया ने यामिनी को उसके कमरे में छोड़ा और उसे सुलाते हुए चादर उठा दिया। तभी अचानक से यामिनी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, घर के नौकरों को क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं। अगर तुम धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती हो रिया, तो फिर इतने दिनों से क्यों धोखा दे रही हो? क्या कहना चाह रही हो? रिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुमने मुझे जिस इंसान से मिलाया था वो मेरा बेटा विकी नहीं था। यामिनी की आंखों में आंसू भर आए और ये कहते हुए उसका गला भी रुंधाया। रिया अचानक से चुप हो गई और यामिनी की तरफ देखने लगी। उसने अपनी बात जारी रखी और बोली, मैं जानती हूँ वो समीर है जिसकी शक्ल मेरे बेटे विक्की से हूबहू मिलती है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? कहाँ है मेरा बेटा? तुम जिसे मेरा बेटा कहकर मुझसे मिलवा रही थी वो तो कोई और था। ये बात तो मैं बहुत पहले जान गई थी। मैंने उस दिन तुम्हारी, नंदिनी और समीर की बातें सुन ली थी और मुझे शक तो पहले से ही था, लेकिन उस दिन यकीन हो गया। न जाने कितने महीनों से तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि उसे तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड भेजा। मुझे लगा तुम दोनों बच्चे एक साथ रहोगे तो करीब आ जाओगे। मुझे क्या पता था कि मैं उसके बाद कभी अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे आने के बाद मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैं तो तुम्हें अपना घर बचाने के लिए लाई थी। अपनी बात खत्म करते हुए यामिनी फूट फूट कर रोने लगी। और इसलिए आपने मेरी शादी अपने ऐसे बेटे के साथ करा दी जो मुझे कभी अपना ही नहीं सकता था, जो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता था। आपने समाज के डर से मुझे ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसमें मैं कभी खुश नहीं रह सकती थी।
रिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए यामिनी से ये सब कहा। यामिनी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने खुद को संभाला और आगे बोली, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सजा तो नहीं थी कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, तुमने उसे मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा है, उसे समीर ने मारा है। यामिनी ने उसका झूठ पकड़ते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि विकी को तुमने मारा है और मैं ये बात सबको बताकर रहूंगी। मैं तुम्हें ऐसे बचकर नहीं जाने दूंगी। यामिनी की बात सुनकर रिया ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, वो आप नहीं कर सकती हैं क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। सच जानने के बाद यामिनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसने उसी दुख के साथ कहा, मैं चाहे सब कुछ भूल जाऊं, तो मुझे चाहे कितनी भी दवाइयां खिला लो, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे बेटे की कातिल तुम हो। तुमने उसे मार दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बेटे को एक दिन मुझसे दूर कर दोगी, तो मैं तुम्हें कभी अपने घर की बहू बनाकर नहीं लाती। रिया इस बार वही कुर्सी पर बैठ गई और यामिनी को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, इस दुनिया में कैसे लोग होते हैं ना, आपने जो कुछ मेरे साथ किया वो सब क्या सही था? आप जानती थी अपने बेटे की असलियत, लेकिन फिर भी आपने हमारी शादी करवा दी। आप ये भी जानती थी कि एक ना एक दिन मुझे ये सच पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहती थी कि मैं आपके घर की बहू बनकर रहूं। और मैंने जो किया वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसका मतलब तुमने मार दिया उसे। ये कहते हुए यामिनी की सांसें अटक गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। रिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बोली, जिसे दुनिया से जाना था वो जा चुका है। मैं चाहती हूं कि आप अपना ध्यान रखें। तो फिर तुम समीर को क्यों बचा रही हो? तुमने एक मां से उसका बेटा तो छीन लिया, लेकिन दूसरी मां से उसका बेटा क्यों छीन रही हो? इतने लोगों की बद्दुआ लेकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। रिया अपनी जगह से उठी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं तो इन बद्दुआओं के पहले से भी कभी खुश नहीं थी। और रही बात समीर की, तो समीर को भी उसके किए की सजा मिलेगी। इस दुनिया में मुझे जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है या मेरा इस्तेमाल किया है, उनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ जो विकी ने किया उसे उसकी सजा मिली, और जो समीर ने किया मैं उसे उसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगी। ये कहते हुए रिया यामिनी के कमरे से निकल गई। इधर कश्यप्स हाउस में रिया और विजय ने मिलकर समीर के खिलाफ जो साजिश रची थी उसमें वो सफल हो चुकी थी। यानी कि अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर खबर फैल गई थी, समीर जैसा दिखने वाला इंसान यानी कि विकी का मर्डर समीर ने किया है। ये सब कुछ रिया और विजय ने बहुत ही चालाकी से प्लान किया था। विजय ने विकी की सारी प्रॉपर्टी समीर के नाम कर दी थी, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि समीर ने ये सब कुछ विकी की प्रॉपर्टी के लिए किया है। वहीं रिया ने कई ऐसे झूठे सबूत इकट्ठा कर लिए थे जिससे कि उसे ये झूठ साबित करने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगते। समीर को अरेस्ट हुए भी 24 घंटे हो चुके थे। पूरा कश्यप परिवार टीवी के आगे बैठा था और अपने बेटे के बारे में लगातार गलत अफवाहें सुन रहा था। घर में सभी का हाल बुरा था और सबसे ज्यादा तो नंदिनी का। राधिका ने रोते हुए कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये सब क्या दिखा रहे न्यूज चैनल में? समीर ऐसा कभी नहीं कर सकता, उसे फंसाया जा रहा है। तभी नंदिनी ने राधिका के पास जाते हुए कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समीर निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए किया गया है। राधिका ने नंदिनी को गले से लगाते हुए कहा, समीर को वापस ले आओ नंदिनी, उसे वापस ले आओ। पता नहीं ये सब क्या हो गया, लेकिन मैं ये जानती हूँ जब तक तुम समीर के साथ हो उसे कुछ नहीं होगा। तुम उसे कुछ नहीं होने दोगी, कुछ नहीं होने दोगी ना? नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और राधिका की तरफ देखते हुए बोली, मैं समीर को कुछ भी नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे।